हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशनल सर्जी। तो आज फाइनली हम लास्ट पेपर पे आ गए हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th सोशल साइंस के अंदर जो गाला का मॉडल क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्ज़ाम 2022 का, उसका लास्ट पेपर 5 है, उसका फुल सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं आज यहाँ पे। आपकी बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर पेपर 5 का सॉल्यूशन बनाइए, तो फाइनली आज मुझे अभी टाइम मिल गया है, तो मैं पेपर 5 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। पेपर 1, 2, 3, 4 का सॉल्यूशन ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देखिए, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर 5, जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ क्वेश्चन सेक्शन ए दे दिया है। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमें यहाँ पर मैच द करेक्ट पैर्स। ठीक है, तो हमको मैच करना है यहाँ पे सेक्शन ए को सेक्शन बी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ग्रीन कलर्ड पैटीकोट। द आंसर इज कुमीन। जो कुमीन होता है, ग्रीन कलर का पैटीकोट होता है, उसका नाम है कुमीन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन दिया है कलेक्शन ऑफ 1028 रिचार्ज। जो 1028 रिचार्ज हैं वो हैं ऋग्वेदा में। द आंसर इज एफ, ऋग्वेदा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे कीर्ति तोरण। तो कीर्ति तोरण का जो आंसर है वो है वादनगर, वादनगर में बनता है ये। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया है धोलका। तो इसका आंसर है मलाव तालाब। ठीक है, तो वहाँ पे एक तालाब है जिसका नाम है मलाव। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे पैसेंजर कोचेस फॉर रेलवे। तो पैसेंजर कोचेस है रेलवे की, वो बनती है पैरम्बूर में। तो आंसर है इसका सी। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे हमको दे दिया है ट्रू और फॉल्स। हमको बताना है स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, जिसमें सबसे पहला जो है क्वेश्चन नंबर 6 दिया है द नॉर्डिक वेयर द क्रिएटर ऑफ आर्यन कल्चर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है ट्रू। उसके बाद 7 क्वेश्चन दिया है द रानी नी वाव एट पाटन वॉज बिल्ड बाई उदयमती द वाइफ ऑफ भीमदेव फर्स्ट। तो इसका भी आंसर है ट्रू। उसके बाद 8 क्वेश्चन दिया है सोइल मीन्स माइनट पार्टिकल्स ऑफ अ हार्ड पैरेंटल रॉक्स विच इज़ मेड अप ऑफ बायोटिक एलिमेंट। तो इसका आंसर है फॉल्स। उसके बाद 9 क्वेश्चन दिया है टाइगर एंड लायंस लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया। तो इसका आंसर है ट्रू। उसके बाद 10th क्वेश्चन दिया है हमें यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे। तो इसका आंसर है फॉल्स। तो अगर आपको पता है कि नेशनल हाईवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाने की, कंस्ट्रक्शन की किसकी होती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशनल हाईवे बनाने की नहीं होती, बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट हाईवे या डिस्ट्रिक्ट हाईवे जिसको बोलते हैं, वो बनाने की होती है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए अगर आपको आंसर पता हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे हमें दे दिया है फिलअप्स, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें अल्टरनेटिव भी दिए हैं, तो इसमें से एक करेक्ट अल्टरनेटिव हमको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो 11 क्वेश्चन दिया है वो है पंचसाला टेम्पल इज़ लोकेटेड एट देश इन गुजरात। तो इसका आंसर है सांकलेश्वर। उसके बाद द भाखरा नागल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज़ ऑन डेस रिवर। तो इसका आंसर है सतलज। उसके बाद 13 पंजाब डज नॉट हैव अ सी कोस्ट सो इट गेट्स इट्स डेज फ्रॉम गुजरात। तो पंजाब के पास सी कोस्ट नहीं है, इसीलिए वहाँ पे सॉल्ट का प्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए वो जो सॉल्ट है वो गुजरात से इंपोर्ट करता है। उसके बाद 14 क्वेश्चन दिया है द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज़ कॉल्ड डेज। तो आंसर इज़ नेशनल इनकम। जो टोटल इनकम होती है कंट्री की उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। उसके बाद 15 क्वेश्चन है इन दिस इंडियन गवर्नमेंट पास एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। तो जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है वो बना था 1981 में। चलिए उसके बाद हमें यहाँ पे MCQs दे दिए गए हैं। ठीक है, करेक्ट MCQs यहाँ पे हमको जो आंसर होगा वो टिक करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो 16 नंबर का क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज़ अ ग्रांड एनीकट यानी ग्रांड डैम कंस्ट्रक्टेड। तो इसका आंसर है कावेरी रिवर। उसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ एडिबल आइटम्स। तो इसका आंसर है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। उसके बाद 18 क्वेश्चन है विच कंट्री वॉज रैंकेड फर्स्ट हाइएस्ट अमंग द 188 कंट्रीज इन HD रिपोर्ट 2015। तो जो 2015 में 188 कंट्रीज़ ने ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स था उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें सबसे पहली जो
नंबर 1 पे आई थी वो है नॉर्वे, और सबसे लास्ट आई थी नाइजीरिया। ठीक है, और अगर आपको इंडिया का नंबर पता हो कि इंडिया उसमें कौन से रैंक पे आया था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद 19 नंबर का क्वेश्चन दिया है, इंडिया इज़ डेट स्टेट। तो इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है या सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे स्टेट दे दिया है तो यहाँ पे कंट्री आएगा, तो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। उसके बाद हु डिक्लेयर द यूनिवर्सल चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, तो इसको डिक्लेयर किया था यूनाइटेड नेशन ने। चलिए अब उसके बाद हमको आंसर देना है क्वेश्चन का 1 और 2 वर्ड्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया है विच मिनरल मस्ट हैव बीन द फर्स्ट मिनरल टू बी यूज बाय द मैन। तो सबसे पहला जो मिनरल इंसानों ने यूज़ किया था वो था कॉपर। ठीक है, सबसे पहले कॉपर यूज़ किया गया था। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कॉपर के बहुत सारे स्टेचूज़ लॉर्ड बुद्धा के बने हैं, और कॉपर की बहुत सारी चीज़ें बनी हैं पुराने ज़माने में इंडस वैली सिविलाइजेशन में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। तो सबसे पहला माना जाता है कि कॉपर यूज़ हुआ था मिनरल में। उसके बाद 22 क्वेश्चन दिया है हमको यहाँ पे, फॉर व्हाट पर्पस वाज आयरन इम्पोर्टेड बाय द दमस्क फ्रॉम इंडिया। तो दमस्क जो है वो इंडिया से आयरन क्यों इम्पोर्ट करता है, तो इसका आंसर है स्वॉर्ड बनाने के लिए, मतलब जो तलवार होती है तलवार बनाने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद 23 नंबर का क्वेश्चन है हु रोड अ बुक नेम्ड अर्थशास्त्र इन एंशिएंट टाइम। अर्थशास्त्र बुक जो है ये लिखी थी चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोलते हैं, तो इसको आप कौटिल्य भी इसका आंसर लिख सकते हो। चाणक्य भी उनका नाम है, कौटिल्य भी उनका नाम है। उसके बाद 24 नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ द एक्टिविटी दैट स्प्रेड on the regional level against on government with the help of local people। तो इसका आंसर है इंसर्जेंसी। ठीक है, तो चलिए उसके बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो चलिए अब सेक्शन बी देख लेते हैं हम फटाफट, जिसमें 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है वो है विच आर्ट वर्क्स ऑफ एंशिएंट पीरियड मेक अस प्राउड ऑफ अवर कल्चर हेरिटेज। तो कौन सा आर्ट वर्क हमको ऐसा प्राउड फील कराता है, तो इसमें आंसर है कि जो आपने देखा होगा वो बुलोक और लायन का जो इन्वर्टेड लोटस है, उसके अलावा जो लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू है, उसके अलावा जो धर्म चक्र है, ठीक है, मौर्यन के टाइम पे जो बना था, उसके अलावा जो आइडियल्स है अजंता और एलोरा जो केव्स है उसके अंदर बहुत सारे आइडियल्स बने हैं। तो ये सब जो है ये हमको प्राउड फील कराता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन है राइट अबाउट द मोंगोलॉइड पीपल। मोंगोलॉइड पीपल के बारे में लिखना है हमको। तो ये जो मोंगोलॉइड पीपल है ये नॉर्थ चाइना से आए थे, तिब्बत के रास्ते से, विया तिब्बत के रास्ते से आए थे ये। और ये पीपल्स को किरात बोला जाता है क्योंकि ये येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो येलो कलर के होने की वजह से इनका जो नाम है वो किरात है। येलो कॉम्प्लेक्शन है, फ्लैट फेस है इनका, मतलब चेहरा थोड़ा सा दबा हुआ होता है, चबी चिक्स होती है, और आलमंड के शेप इनकी आइस होती है, बादाम जैसी आइस होती है शेप में। ठीक है, तो ये लिख देना है आपको। अब उसके बाद 27 नंबर का क्वेश्चन है राइट अबाउट द आर्ट ऑफ इनले वर्क इन इंडिया। इनले वर्क जो है उसका यहाँ पे लिखना है। तो इनले वर्क मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें जो पुराने ज़माने के जो किंग्स इंपीरियल रूलर्स होते थे तो वो क्या कहते थे, उनके जो नेकलेस है, ब्रेकलेट्स है, क्राउन है, रिंग्स है, तो उसमें इनले करवाते थे। इनले का मतलब वो जो भी डायमंड्स होती है, पियल्स होती है, रूबीज़ होती है, वो अंगूठी में आपने देखा होगा, अंगूठी में डायमंड्स कभी कभी लगी होती है, कभी कभी उनके जो मतलब गहने मतलब जो मालाएं होती है उसमें भी डायमंड्स या तो फिर पियल्स वगैरह सब लगी होती है, तो उसी को लगाने को बोलते हैं इनले। ठीक है, उसके इसमें याद रखना है आपको एक नाम, बीकानेर जो है राजस्थान के अंदर, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर था ये इनले ऑर्नामेंट्स बनाने के। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। 28 नंबर का क्वेश्चन है राइट अबाउट द पंडित सारंग देव। सारंग देव के बारे में हमको यहाँ पे लिखना है। तो सारंग देव के बारे में आपने सुना होगा, संगीत रत्नाकर जो है बुक ये सारंग देव ने लिखा था। उसके अलावा ये जो रहते थे दौलताबाद में, देवगिरी इसको बोलते हैं, लेकिन इनको नॉर्थ से लेके साउथ इंडिया तक सारी म्यूज़िक की स्टाइल पता थी। उसके अलावा इन्होंने अपनी बुक में यूज़फुली उसको यूज़ भी किया है, इंडियन म्यूज़िक को समझाया भी है इन्होंने अपनी बुक में। और जो भातखंडे हैं, नारायण भातखंडे, वो इनको मतलब बहुत मोस्ट ऑथेंटिक बुक मानते हैं जो ये संगीत रत्नाकर इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ये
पंडित साधक देव के बारे में है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े हम 29 नंबर के क्वेश्चन पे, मेक अ लिस्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन अहमदाबाद। चलिए, अहमदाबाद हमारी सिटी के बारे में बात हो रही है, इसमें कौन कौन से कल्चरल हेरिटेज प्लेसेस है उसके बारे में बताना है। तो एक तो जो भादरा फोर्ट है, जामा मस्जिद है, मस्जिद नगीना है, रोज़ा एट सरखेज़ है, ठीक है, हौजे कुतुब है, उसके अलावा शेखी मीनारेट्स है, झूलता मीनार जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा सीदी सैयद की जाली है, हाथी सिंह का टेम्पल है, रानी रूपमती का मस्जिद है, उसके अलावा दादा हरी नी वाव है, उसके अलावा शाह आलम नो रोज़ा, शाह आलम का रोज़ा है, ठीक है, उसके अलावा ये गुम्मत है दरिया खान का, ठीक है, गायकवाड़नी हवेली, उसके बाद बादशाह नो हज़ीरो, उसके बाद रानी नो हज़ीरो, ठीक है, उसके अलावा है आज़म खान नो रोज़ो, ठीक है, उसके बाद है ज़कीरिया मस्जिद एंड अहमदाबादनी अहमद शाह नी मस्जिद। तो ये सारी चीज़ें फेमस है इंडिया के अंदर, ये कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 30 नंबर के क्वेश्चन पे, जिसमें हमको यहाँ पे लिखना है बुलंद दरवाजे के बारे में जो फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है। You have visited the बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी and if there is a person, ठीक है, यहाँ पे शायद आई थिंक क्वेश्चन हाफ है, कंप्लीट नहीं है, तो आगे का देख लेते हैं। इसके अंदर क्या दिया है कि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टॉप दैट पर्सन राइटिंग हिज नेम। अच्छा, यहाँ पे कोई पर्सन है जो वो फतेहपुर सिकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है वहाँ पे वो अपना नाम वगैरह लिख रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए अगर आप वहाँ पे देखते हो कोई बंदा वहाँ पे नाम लिख रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आप उस पर्सन को स्टॉप कर दो कि भाई मॉन्यूमेंट पे आप नाम ना लिखिए। इससे क्या होता है, हमारा जो मॉन्यूमेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो उसी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अगर वो देखेंगे मॉन्यूमेंट पे नाम लिखा हुआ है तो फिर क्या होगा, वो एक तरीके से बैड फील होगा, मतलब वो गंदा दिखेगा, तो जिसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये हमारी ड्यूटी है कि हम हमारे हेरिटेज को मतलब साफ़ रखें, उसको हम सिक्योर रखें, उसको हम कोई भी नुकसान ना पहुँचाएँ, उस पर कुछ लिखें ना हम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। चलिए, उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच वेटलैंड्स रीजन ऑफ इंडिया डू माइग्रेटरी बर्ड्स कम टू स्पेंड द विंटर। तो यहाँ पे आंसर है जो केवला देव नेशनल पार्क है एट भरतपुर इन राजस्थान, और जो नल सरोवर है गुजरात के अंदर, वहाँ पे विंटर के सीज़न में जो बर्ड्स है वो माइग्रेट करके आती है दूसरी कंट्री से, और यहाँ पे वो अपनी जो टाइम है वो स्पेंड करती है, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हमको रेन वाटर रिसोर्सेज और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज जो है उसके 3 मेन सोर्स हैं, रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो बारिश का पानी है उसको हार्वेस्ट करना है। तो कैसे हार्वेस्ट कर सकते हैं हम उसको, तो हम कुआं बना देंगे, वेल्स। उसके अलावा जो खेत तलावड़ी होती है, मतलब खेतों के पास जो गड्ढे खोदे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिससे हम वो पानी को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाटर रिसोर्सेज के 3 सोर्सेज दे दिए हैं, रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर, ये आपको लिख देना है। चलिए, उसके बाद 33 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेट द यूज़ ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का यूज़ बताना है। तो एक तो सबसे पहला यूज़ है इसका सीमेंट के प्रोडक्शन में। सीमेंट के प्रोडक्शन में हमने देखा था जो मटेरियल जो यूज़ होता है तो उसमें लाइमस्टोन का भी यूज़ होता है, ठीक है, तो जिससे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है। उसके अलावा इसका यूज़ होता है फर्नेस में, जो आयरन है, आयरन उसको साफ़ करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा इसका यूज़ होता है ग्रास, पेपर, कलर इंडस्ट्री, शुगर रिफाइनरी, लाइम, और उसके अलावा सोडा एस, सॉप, ये सब बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। 34 नंबर का क्वेश्चन है, क्लासीफाई द मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स को क्लासीफाई करना है। तो मेटालिक मिनरल्स को हम 4 टाइप से यहाँ 4 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी 4 टाइप्स के यहाँ पे क्लासीफाई कर सकते हैं। प्रीसियस मेटल्स, उसके बाद लाइट मेटालिक मिनरल्स, उसके बाद मिनरल यूज़ फॉर द कॉमन पर्पस, उसके बाद लास्ट आता है मिनरल यूज़ एज अलॉयज़। तो जो प्रीसियस है, जैसे कि आपको पता है महंगी चीज़ें जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनियम है, ये सब प्रीसियस मेटालिक मिनरल्स है, मतलब महंगे वाले हैं, ठीक है, कीमती हैं ये। उसके अलावा लाइट की बात करें, मतलब जो वज़न में हल्के होते हैं, वो है मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, बॉक्साइट है, टाइटेनियम है, ये सब लाइट वेट में होते हैं। उसके बाद जो कॉमन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे आयरन है, हमारे घर के आसपास आयरन, सब चीज़ें आयरन की बनी होती है। कॉपर है, लीड है, जिंक, टिन और निकल जो है, ये सब कॉमन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। और अलॉयज़ का मतलब होता है कि जब 2 या उससे ज़्यादा जब हम
दो या उससे ज़्यादा अगर हम कोई भी मेटल्स को मिक्स करते हैं तो वो अलॉयज़ बन जाता है, जैसे कि मैग्नीज है, क्रोमियम है, टंगस्टन है, ठीक है, वेनेडियम है। ये सब क्या होता है, अलॉयज़ की तरह यूज़ करते हैं। मतलब हम इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारे मेटल्स है उसको दूसरे मिनरल्स में हम मिलाते हैं, ठीक है, उससे अलॉयज़ बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री किसे कहेंगे हम, तो इंडस्ट्री एक ऐसी प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच मेन चेंज the form of natural resources and make them usable through his intellectual, cultural and economical capability is called industry। इंडस्ट्री एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट कर सकता है यूजेबल थिंग्स में, अपनी इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और इकोनॉमिक कैपेसिटी के हिसाब से। चलिए उसके बाद 36 नंबर का क्वेश्चन है, मेंशन फॉर सेंटर ऑफ पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री का सेंटर बताना है हमको यहाँ पे, तो अहमदाबाद है, गुजरात के अंदर अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, वापी, वलसाड़ और वडोदरा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 37 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नेशनल इंस्टीट्यूट। ये जो है मतलब ये जो अवार्ड है, ये सर्टिफिकेट है, ये क्या मतलब क्या बताता है ये लोगो, ठीक है। तो ये लोगो दिया, ये वूल मार्क है और ये दिया जाता है वुलन प्रोडक्ट्स पे, मतलब जो ऊनी कपड़े होते हैं, वुलन प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर उसकी क्वालिटी अच्छी है उसके लिए ये लगाया जाता है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन सी। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जैन टेम्पल देरासर ऑफ इंडिया। जैन टेम्पल्स के बारे में बताना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जैन टेम्पल्स की दे दी है, तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए उसके बाद यहाँ पे 39 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अबाउट द जैन टेम्पल्स एट देलवाड़ा। चलिए यहाँ पे दिलवाड़ा के बारे में बताना है, तो ये सिर्फ दिलवाड़ा की इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे दिया है, एक्स्ट्रा का क्वेश्चन दिया है, गिव एन अकाउंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के अंदर जो टेम्पल्स का आर्किटेक्चर हुआ था उसके बारे में बताना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पूरा आंसर यहाँ पे आपको दे दिया गया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पे राइट द फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम के बारे में उसके फीचर्स बताने। सोशलिस्ट सिस्टम मतलब एक ऐसी सिस्टम जहाँ पे जो पूरी बिजनेस है, यानी पूरा जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सब गवर्नमेंट खुद चलाती है, ठीक है, तो सब गवर्नमेंट खुद मैनेज करती है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वही उसकी ऑनर होती है, वही उसको मैनेज करती है, वही पूरा प्लानिंग करती है, वही सारे इकोनॉमिक डिसीजन लेती है, और जो मतलब जितने भी चीज़ें यहाँ पे की जाती है वो सब सोसाइटी के लिए ही की जाती है, मतलब लोगों के लिए ही की जाती है। और प्रॉफिट यहाँ पे मतलब प्रॉफिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, यहाँ पे सोशल वेलफेयर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ये सब फीचर्स है उसके। चलिए उसके बाद 41 नंबर का क्वेश्चन है, कंजर्वेशन। यहाँ पे हमको टर्म्स डिफाइन करने हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सोइल कंजर्वेशन और रेयर रिसोर्सेज। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे दे दिया है, मतलब जो रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना है, बचाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोइल कंजर्वेशन मतलब सोइल को बचाना है, मिट्टी को बचाना है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, सोइल इरोजन को प्रिवेंट करना है। उसके बाद रेयर रिसोर्सेज मतलब जो बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, जो कम अवेलेबल हो, लिमिटेड हो, जो ठीक है, जो लिमिटेड होते हैं, जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम है, सब बहुत रेयर है, बहुत कम है। चलिए उसके बाद 42 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन प्रोज एंड पोइट्री कंपोज इन अ गुजराती लैंग्वेज। गुजराती लैंग्वेज में जो भी पोइट्री, जो भी प्रोज और पोइट्री कंपोज हुई है उसके बारे में। तो इसमें आपको नाम याद रखने हैं, जो गुजराती पोइट्स हैं, दयाराम, अक्खो, प्रेमचंद, ठीक है, उसके अलावा नरसिंह मेहता, मीराबाई, ये सब, और उन्होंने क्या क्या लिखा है वो सब यहाँ पे दिया है, तो वो सब आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया है, गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द वाराणसी काशी, द फेमस सेंटर ऑफ एजुकेशन। वाराणसी काशी जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, ठीक है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको दे दी है, तो इसमें से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद 43 नंबर का क्वेश्चन है, वाई शुड वी प्रिजर्व एंड कंजर्व आवर हेरिटेज। क्यों बचाना चाहिए हमको, क्यों कंजर्व करना चाहिए? क्योंकि अगर हम अपने हेरिटेज को बचाएंगे तो यही तो हमारी हेरिटेज है, जो मतलब हमारा प्राइड है, पूरे वर्ल्ड में हम इसकी वजह से ही तो जाने जाते हैं। और ये रहेगा तो हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको भी पता चलेगा कि हमारे जो एंसेस्टर है वो कैसे रहते थे,
ठीक है। तो और ये सब डेवलपमेंट होगा, यहाँ पे टूरिज़्म आएंगे, ठीक है, उससे पैसे कमाएंगी गवर्नमेंट, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीजंस हैं जिससे हमको प्रिजर्व करना चाहिए हमारे हेरिटेज को। उसके बाद 44 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट प्रिकॉशन शुड कंज्यूमर टेक वाइल परचेसिंग गुड्स। जब भी गुड्स परचेस करता है कंज्यूमर तो उसको क्या देखना चाहिए। तो एक तो गारंटी वारंटी देख ले, जो प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस वगैरह लिखा होता है वो देख लें, उसमें लोगो देख लें, जैसे BIS है, उस ISI है, एक मार्क है, वो सब देख लें। उसके अलावा परचेस करने से पहले वो बिल ले, उसका ओरिजिनल बिल है, ठीक है। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही वो पूछ ले, उसका सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर ले, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, पैटेंट नंबर है, वेट, एक्सपायरी डेट वगैरह, वो सब चीज़ें चेक कर ले। तो ये आप जो ख़रीदने से पहले कंज्यूमर्स को जो बातें ध्यान रखनी है उसके बारे में दिया है, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा इसमें। चलिए उसके बाद 45 नंबर का जो क्वेश्चन है वो दिया है WTO के बारे में बताना है। तो WTO जब हम मेंबर बने थे, WTO में इंडिया जो है वो मेंबर बना था 1995 में, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, जैसे ही हम इसके अंदर मेंबर हुए थे तो उसमें क्या हुआ था कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। जैसे कि पहले 0.5% हमारा कंट्रीब्यूशन था, वो इंक्रीज़ होकर 1% हो गया। फिर हमारा एक्सपोर्ट जो है क्लोथ्स का वो सब दूसरी कंट्रीज़ में भी हम इंक्रीज़ कर पाए, उसका एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बेचें हम। उसके अलावा जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स, एग्रो प्रोडक्ट्स भी है, उसका भी एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हुआ। तो ये सब फ़ायदा हुआ हमको, मतलब वर्ल्ड ट्रेड जो हम करते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसमें हमको फ़ायदा हुआ WTO का मेंबर बनने से। चलिए उसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन दे दिया है, हाउ इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर्ड। कैसे मेज़र करते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये रहा, ये 3 चीज़ें यूज़ होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशनल इंडेक्स और इनकम इंडेक्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बेसिकली देखा जाता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कितने साल तक जिएगा, मतलब उसकी लाइफ कितने साल तक रहेगी, उसका एक्सपेक्टेशन निकाला जाता है, उसी को लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एवरेज वो है 68 ईयर्स। उसके बाद ये एजुकेशन इंडेक्स देखा जाता है, मतलब इसमें वो कितना पढ़ा लिखा है, मतलब कितने साल तक स्कूल गया, इसमें भी 2 आता है, मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन ईयर का मतलब होता है कि वो कितने साल तक स्कूल गया है, और एक्सपेक्टेड ईयर का मतलब होता है कि वो कितने साल तक स्कूल जाएगा। और उसके बाद इनकम इंडेक्स आता है कि इसमें पर कैपिटा इनकम जो है वो लिया जाता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो फिर ये तीनों का टोटल किया जाता है और उसके बाद उसको 3 से डिवाइड किया जाता है। तो 0 से लेके 1 के बीच में इनको नंबर्स दिए जाते हैं CDI में। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे स्टार्ट होता है हमारा सेक्शन D। सेक्शन D के अंदर नॉर्मली ये हमको क्वेश्चन जो दिए हैं 4 मार्क्स के वो सॉल्व करने हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हमारा कंट्रीब्यूशन बताना है। तो इसमें एक नाम आता है वराह मिहिर, जो ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स माने जाते हैं, एज वेल एज वो एस्ट्रोलॉजर भी माने जाते हैं। उन्होंने एक बुक लिखी है बृहद संहिता एस्ट्रोलॉजी पे, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तंत्र, होरा और संहिता। और इसके अंदर उन्होंने बताया है कि ये जो प्लैनेट्स हैं उनका इफ़ेक्ट मैंस के फ्यूचर पे कैसे पड़ता है, वो सब चीज़ों के बारे में बताया है। और बहुत सारे एनिमल्स, मैरिज, पॉन्ड्स, वेल्स, गार्डन्स वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया है। चलिए उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन है, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में हमको यहाँ पे बताना है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बताना है। तो केमिस्ट्री उसमें जो एक नागार्जुन जो थे वो आचार्य माने जाते हैं, मतलब टीचर माने जाते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी में, वो केमिस्ट्री के। उन्होंने बुक लिखी थी 2 दास रत्नाकर और आरोग्य मंजरी, उसके ऊपर केमिस्ट्री बेस है। उन्होंने उसके अंदर बहुत सारे एलोपैथी के बारे में बताया था, जो हर्बल मेडिसिन है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने मर्क्यूरी का जो एज था उसको मेडिसिन की तरह उन्होंने पायोनियर किया था। तो ये सब चीज़ें आती है इसमें। चलिए उसके बाद स्टेट द टेक्निकल रिफॉर्म्स बॉट इन इंडिया एग्रीकल्चर। टेक्निकल रिफॉर्म्स बताने यहाँ पे। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या क्या आता है, जैसे कि इरिगेशन की फैसिलिटी आ गई, जो फर्टिलाइज़र है केमिकल फर्टिलाइज़र के यूजेस होने लगे, बायो फर्टिलाइज़र आ गए। फिर उसके अलावा इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स इंक्रीज़ होने लगा उसका यूज़। उसके अलावा ट्रेनिंग सेंटर्स बने फार्मर्स को ट्रेनिंग देने के लिए, किस तरीके से उनको खेती वगैरह करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके अलावा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनी थी जिसमें उनको पढ़ाया जाता था बेसिकली कि फार्मिंग के बारे में, वो सब चीज़ें आती है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें को आपको लिखना है। चलिए उसके बाद 50 नंबर का क्वेश्चन आता है, पेडी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया। पेडी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप है, एक्सप्लेन करना है। तो पेडी जो है सेकेंड नंबर पे आते हैं, 1/4 पार्ट पे
जो है वो पेडी ही उगाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब क्रॉप है ये। सेकेंड नंबर पे आते हैं चाइना, फर्स्ट आता है पूरे वर्ल्ड में पेडी के प्रोडक्शन में। खरीफ क्रॉप है ये, टॉरिड जोन में उगाई जाती है। टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 100 सेंटीमीटर यहाँ पे रेनफॉल चाहिए इसके लिए। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब मेजर प्रोडक्शन है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए उसके बाद 51 नंबर का क्वेश्चन, डिस्कस द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम बता देना है, जिसमें ये 4-5 प्रोग्राम्स दिए हैं आपको, इसमें से एक्सप्लेन कर देना है कोई भी 4। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके अंदर वो इरिगेशन दिया गया था, इरिगेशन की फैसिलिटी दी गई थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर फार्म सिक्योरिटी प्लान, जिसके अंदर जो खेत होता है उसके जो क्रॉप्स होते हैं उसका इंश्योरेंस वगैरह की फैसिलिटी दी गई थी। उसके बाद नेशनल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जिसके अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी फैसिलिटी दी गई थी, पानी पीने के पानी की। और ई नाम स्कीम है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो किसान हैं, फार्मर्स, वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके, इसीलिए उसके ये ऑनलाइन बेच सके, उसके लिए फैसिलिटी दी गई थी। ये सब चीज़ें आती है इसमें, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़े हम 52 नंबर के क्वेश्चन पे, इफ़ेक्ट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे? अनएम्प्लॉयमेंट होगा, किसी के पास नौकरी नहीं होगी तो नो एम्प्लॉयमेंट मीन्स नो इनकम, और इनकम नहीं होगी तो फिर वो बेचारा बंदा क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होने से पॉवर्टी होगी, ठीक है। पॉवर्टी होने से लोग माइग्रेट करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है इससे। क्रिमिनल्स, मतलब कुछ लोग नौकरी धंधा ना मिलने की वजह से क्रिमिनल्स बन जाते हैं, वो सब आएगा इसमें, तो ये सब आपको लिखना है। चलिए उसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव और प्रोविजंस बताने हैं। तो ये The Union Parliament enacted the National Food Security Act in 2013 to provide the right to food security to citizens. The food security means every person get nutritious food for the remaining active and living healthy life, ठीक है। तो ये फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो 2013 में आया था, उसके बारे में आपको लिखना है। चलिए उसके बाद अब यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है मैप का, जिसमें हमको बताना है गिर नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा सेंचुरी, वन रीजन प्रोड्यूसिंग कॉटन, ठीक है, या तो फिर वन रीजन प्रोड्यूसिंग को वीट और टी। उसके बाद वन सेंटर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री विथ नेम, या तो फिर एक्स्ट्रा में दिया है वन सेंटर ऑफ कॉपर स्मेल्टिंग इंडस्ट्री विथ नेम। उसके अलावा एयरवे रूट फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई विद द इंटरमीडिएट स्टॉपेज। उसके बाद रेल रूट मुंबई टू दिल्ली विया वडोदरा विथ वन जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर दे दिया है, ये रहा हमारा गिर यहाँ पे। उसके बाद ये रहा हमारा चंद्रप्रभा सेंचुरी, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा मुंबई टू दिल्ली जो है वो रेल रूट हो गया, वडोदरा जंक्शन ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये दिल्ली से लेके चेन्नई तक ये हो गया हमारा। उसके बाद ये हो गया हमारा वन रीजन प्रोड्यूसिंग कॉटन, और ये वन रीजन प्रोड्यूसिंग टी। उसके बाद ये वन रीजन प्रोड्यूसिंग वीट, ठीक है, पंजाब। तो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया ही है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।